हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कल के बचे हुए 50 क्वेश्चंस करेंगे। कल 50 क्वेश्चंस हो गए थे, तो इमीडिएटली इसको स्टार्ट करते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, एज द वेव अप्रोच कॉस्ट द वेव फ्रॉम चेंज रेडिकली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चेंज। लिखा है कि जैसे जैसे तरंग तट की ओर बढ़ती है उसके रूप में आमूल परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तनों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? कम अंतराल वाले श्रृंग, तरंग रोधक, उद्धवन, पश्चधवन। इंग्लिश में है क्लोजली स्पास्ड, क्रेस्ट, वेव ब्रेकर, श्वास और बैकवाश। तो ABCD इसमें सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ मीटिंग रिपोर्ट। तो जब भी ये असेंडिंग डिसेंडिंग का नहीं लिखा होता है तो सीधा सीधा इसको असेंडिंग में ही लगाना होता है। तो इसमें CBDA सही हो जाएगा। सबसे पहले हुआ था आपका अर्थ समिट 1992 में मीट हुई थी। सबसे पहले फर्स्ट अर्थ समिट आपकी 1992 में हुई थी, और क्योटो प्रोटोकॉल 1997, IPC 1998 और आपकी COP21 2015 में हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये कार्ल लेटर की है। आगे है सेव द साइलेंट वैली, तो ये प्रोजेक्ट आपका केरला का है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशंस। द सन रे हैव नो इफेक्ट बिलो 600 फीट। अगला है, इन स्पाइट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर लार्ज पार्ट ऑफ सी इज रिलेटिवली कोल्ड। 80% of water in the ocean has a temperature permanently below 40 degree Fahrenheit. The vertical rate of decrease in temperature from equator to pole is the same. तो D तो कहीं से भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इक्वाटर और पोल में दोनों में टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, तो ये आपको पता है। तो इसमें ऑप्शन A सही हो जाएगा दोस्तों। A, B और C केवल करेक्ट हैं। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन appropriate strategy used to promote qualitative research वैलिडेशन। तो दोस्तों ये रैंडम, तो इसमें रैंडम वैलिडेशन ऑफ असाइनमेंट हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि ये क्वांटिटेटिव अप्रोच पर ज़्यादा ध्यान देता है दोस्तों, इसलिए क्वालिटेटिव पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वालिटेटिव में ये वाला नहीं आएगा, तो ऑप्शन D करेक्ट है इसमें। आगे देखते हैं हम, द टर्म एंथ्रोपोजियोग्राफिक वॉज कॉइन्ड बाय रैडजल इन हिज वर्क। तो ऑप्शन A सही है, स्टडी ऑफ हार्मोनियस रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ द मैन एंड नेचर, मनुष्य और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण पारस्परिक संबंध का अध्ययन। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं, हम इसी तरह से जो क्वेश्चन पेपर हैं वो डिस्कस करते रहते हैं और आगे भी करेंगे। आगे देख लेते हैं, विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ इज़ नोन एज द इमर्जिंग मार्केट्स। तो इमर्जिंग मार्केट्स, तो सबसे बड़ी इकोनॉमी जो डेवलपिंग है वो चाइना है, आपको पता है। और इसमें जोड़े बना करके दे रखे हैं इन्होंने। तो ब्राज़ील भी एक डेवलपिंग है और रशिया है ही, तो इंडिया ब्राज़ील हो जाएगा एक, तो इसमें तो ऑप्शन B सही हो जाएगा एक, और एक D सही हो जाएगा। तो इसमें C सही हो जाएगा, चाइना और रशिया, इंडिया और ब्राज़ील। तो B और C सही है इसमें। आगे देख लेते हैं, मैंने ये PDF दे दी है, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप PDF ले सकते हैं वहाँ से। अभी लोग ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम अभी हुआ था, कुछ ही टाइम हुआ है, तो मैंने सोचा कि ऑथेंटिक आंसर्स के साथ प्रोवाइड करवाऊँ आपको, और आपको अगर चाहिए होगा तो आप वहाँ से ले सकते हैं। द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ फ्रॉम द सिटी सेंटर टू द पेरीफेरी प्रोपाउंडेड बाय वॉन थुनेन अरेंज इट। तो सबसे कोर से पेरीफेरी की तरफ करना है, मतलब जैसे ये है ना, ये कोर हो गया, और उसकी परिधि की तरफ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था इनका मॉडल। पेटियाँ दी थी इन्होंने 6 पेटियाँ। तो सबसे पहले आपका B आ जाएगा, मार्केट गार्डनिंग सबसे पहली वाली पेटी में था। सेंटर के बाद सबसे पहली पेटी में मार्केट गार्डनिंग था। फिर आपका फायरवुड ईंधन वाली जलाऊ लकड़ी वाला था। फिर आपका था ग्रेन फार्मिंग, जहाँ पर कि अनाज उगा सकते थे, तीसरी वाली में। और चौथे वाले में फायरवुड और लंबरिंग वाला था, जो कि 3 फील्ड सिस्टम था आपका लास्ट में, 4th वाली पेटी में। तो ये ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका। ये हिंदी में भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइंस हैव देयर एसोसिएशन विद जिप्सम। तो इसमें A, C ही सही है, तो नागौर, भदवा और गागीडी सही है इसमें। आगे हैं, व्हेन मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स लोकेट वेरी क्लोज टू इट्स रॉ मटेरियल सप्लाईज और टू सप्लाइंग फिनिश्ड प्रोडक्ट इट इज़ नेम्ड एज। तो लोकलाइजेशन इकोनॉमिक बोलेंगे इसको, स्थानीयकरण अर्थव्यवस्था, ऑप्शन 4 सही है। आगे फिर से मिलान वाला है दोस्तों। तो मिसिसिपी आपकी क्या है, बर्ड फुट डेल्टा बनाती है मिसिसिपी नदी, जो कि आपकी नॉर्थ अमेरिका में है। गंगा आपकी चापाकार आर्कुएट बनाती है। तो
बी का 1 ए का 2 और नर्मदा आपकी एस्टरी बनाती है, टाइबर आपकी कस्पेट डेल्टा बनाती है। तो ये आपका इस तरह से मिलान होगा, यहाँ पर हिंदी में भी है। अभी आगे देख लेते हैं। विच गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, द प्रोसेस इन विच वन प्लेट स्लाइड्स बीनेथ अंडर प्लेट इज जोन ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड था, लेकिन प्रत्यावेदन भी लगे थे इसमें, क्योंकि इन्होंने बोथ फॉल्स बोल दिया है इसको। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये स्टेटमेंट फर्स्ट सही होना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्योंकि देखो, जब भी दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं, ठीक है, इनको कहते हैं कन्वर्जेंस, राइट। अब क्या होता है कि जब ये एक दूसरे के पास आती हैं तो ज़रूरी है कि एक ना एक प्लेट जो भारी वाली होगी वो नीचे घुसेगी और जो हल्की वाली होगी वो ऊपर उठेगी, ठीक है। तो वो वही तो कह रहा है ना यहाँ पे कि द प्रोसेस इन विच वन प्लेट स्लाइड्स बीनेथ अंडर द प्लेट इज जोन ऑफ कन्वर्जेंस। तो बिल्कुल यहाँ पर कन्वर्जेंस जोन तो बन रहा है ना, जहाँ पर एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रही है। तो इन्होंने इसको गलत किस हिसाब से माना? मुझे तो ये सही लग रहा है और ये गलत है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग बिकम्स मोर प्रोमिनेंट अलोंग द जोन ऑफ कन्वर्जेंस। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहाँ पर प्रोमिनेंट होता है? जहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सागर की तली में विस्तार हो जाता है इस तरह से, जब प्लेटें एक दूसरे की से दूर जा रही होती तो यहाँ पर विस्तार हो जाता है सागर तली में। तो ये वाला एरिया डाइवर्जेंट होता है, ना कि कन्वर्जेंस। तो ये तो सही है, ये गलत है दूसरा वाला। पहले वाला तो सही होना चाहिए था ना, लेकिन इन्होंने फाइनल आंसर की में फ़िलहाल दोस्तों ये दोनों इनकरेक्ट माना हुआ है ना। ये हिंदी में भी है। अभिसरण क्षेत्र वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्लेट दूसरे के नीचे खिसक जाती है। सही होना चाहिए था इसको बेसिकली। खैर, इन्होंने दो ही माना है, तो मैं जो फाइनल आंसर की में होगा वही बता रही हूँ आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डिड आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड द एविडेंस ऑफ परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। तो ये बिल्कुल ये हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम लोग। ये न्यूलिथिक पीरियड होता है। अगला है लेमिनार फ्लो ऑफ एयर रेफर्स टू। तो ऑप्शन 2 सही है इसका, कणों का एक दिशा में गति या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन वन डायरेक्शन। अगला देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट यूटी रिकॉर्डेड मोर देन 35% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 डेटा। तो ऑप्शन 2 सही है इसमें, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, पंजाब। ऑप्शन 2 सही है। आगे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब सेंट्रल प्लेस थ्योरी। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है इसमें, स्पेशल पैटर्न ऑफ अर्बन एंड आउटलेइंग एरियाज बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑप्शन ए सही है, वस्तुओं और सेवाओं के प्रभाव के आधार पर शहरी और बाहरी क्षेत्रों में का स्थानीय प्रवाह। अगला क्वेश्चन है फिर से ये अर्जन रीजन वाला है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द शेड्यूल्ड ट्राइब अकाउंट्स 8.6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एंड आर स्प्रेड लार्जली इन फॉरेस्टेड एंड हिली रीजन्स। बिल्कुल सही है। और फिर रीज़न क्या कह रहा है? बिकॉज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ एंड आर प्रिमिटिव ट्रेट्स, जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो ये इसका रीज़न भी सही है दोस्तों, और ये एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। कह रहा है कि 2011 के अकॉर्डिंग 8.6% है जो कि ट्राइबल क्षेत्र है, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया है जो कि ट्राइबल क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया में फैला हुआ है ट्राइबल क्षेत्र। और इनका जो क्या है, ये प्रिमिटिव है, मतलब अभी भी अपनी उस फर्स्ट स्टेज में है जहाँ पर जो कि लीस्ट डेवलप्ड एरिया है, और जोग्राफिकली जो अलग थलग एरियाज़ हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, ठीक है। ये हिंदी में भी है। यहाँ पे अरब जोग्राफर दे रखे हैं एक तरफ उनकी बुक्स दे रखी है। ये तो हर ही साल पूछा जाता है बुक्स से रिलेटेड, किसकी बुक कौन सी है। तो अल मसूदी की बुक है आपकी, किताब मुराज अल दहाब। और फिर अल इद्रिसी की है तैबुला। और फिर आपकी सी अल बरूनी की आपकी है वन किताबुल हिंद, वेरी वेरी फेमस। और फिर आपकी इब्न खालदून की है मुकद्दिमा, ये भी बहुत फेमस है, ये भी हिंदी में। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ रिलेशनशिप बिटवीन कल्चरल ग्रुप एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, दैट इज़ कॉल्ड सांस्कृतिक पारिस्थितिकी और कल्चरल इकोलॉजी। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा उसमें। आगे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इसमें डी और ई जो है वो करेक्ट नहीं होंगे। देखो दोस्तों, कभी भी जो कोरिलेशन होता है वो -1 एंड +1 के बीच में वेरी करता है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हैं। इंडिपेंडेंट स्केल होती है इसकी, इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन होती है। लेकिन इसमें देखो ये दोनों स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। +1 को बोल रहा है इंडिकेट परफेक्टली नेगेटिव, तो बिल्कुल नहीं, ये परफेक्टली पॉजिटिव होगा, और ये वाला परफेक्टली नेगेटिव होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये दोनों गलत हो गए आपके। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार।
फिर से मिलान वाला है। गोल्स ऑफ नेशनल वाटर मिशन और इधर उनके आइटम्स हैं। तो ए का हो जाएगा, गोल 1 का हो जाएगा आपका कंप्रिहेंसिव वाटर डेटाबेस, ठीक है, ए का 4 हो जाएगा। बी का गोल 2 का हो जाएगा वाटर कंजर्वेशन बाय प्रमोशन ऑफ सिटीजन एंड स्टेट एक्शन। सी का गोल 3 का हो जाएगा आपका अटेंशन टू वैल्यूएबल एरियाज, और डी का गोल 5 का हो जाएगा 1 बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन 4 सही है इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग फ्यूचर पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस। तो ऑप्शन 2 सही है इसमें। रूल ऑफ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज एंड फ्यूचर अजम्पशन ऑफ डेथ एंड बर्थ रेट बेस्ड ऑन पास्ट डेटा के हिसाब से जब हम आगे का प्रेडिक्शन करते हैं वो सही है इसमें, दूसरा वाला आंसर। आगे भी इन विच मंथ द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ सी आइस इज फाउंड इन आर्कटिक ओशन। तो ये मई होगा दोस्तों। बहुत लोगों ने इसमें जनवरी या दिसंबर किया होगा, लेकिन मई सही आंसर है, क्योंकि मेल्ट होकर के वहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ पिघल कर आ जाती है, तो इसलिए मतलब एक्सपांड होता है ना जब आपका जो है बर्फ़ जो है मई के महीने में थोड़ी सी गर्मी मिलने के कारण एक्सपांड होती है, तो उस वजह से इन्होंने इसको मई आंसर किया है। ये गिवन आंसर सही भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये गिवन जो आंसर है ब्लू उसमें आपको दिख रहा होगा नीचे, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये सही हो भी सकते हैं, नहीं भी। आपको मैं जो बता रही हूँ वो आप फाइनल आंसर की के हिसाब से है। आगे देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। ऑप्शन ए है इसमें स्टेडी ग्रोथ इन रूरल इनकम ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड हैज़ contributed to growth of tourism. Increased desire of people to experience different cultures and landscape has contributed to tourism growth over time. अगला, many countries have heavily invested in development of tourism infrastructure to encourage tourism. There are little range of destinations open for the middle income group travelers. People for developing countries now dominate द ग्लोबल टूरिज़्म। तो डी और ई इसमें सिर्फ सही है, ये हिसाब से 3 सही है, लेकिन इसमें असत्य बताना था, तो इसमें डी और ई सही है, तो ऑप्शन 3 सही है। आगे देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट स्टेटमेंट बताने इनमें से। ओशन करेंट्स प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ रेगुलेशंस टू द थर्मल इन्वायरमेंट्स ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ लोकल स्केल। वार्म वाटर करंट ब्रिंग मॉडरेट influence of coastal and arctic latitudes. Cold current are not able to bring down the temperature of tropical desert. Density differences may also cause flow of ocean water. हिंदी में भी देख लेते हैं। महासागरीय धाराएं पृथ्वी की सतह के तापीय वातावरण का अत्यधिक विनिमय करती हैं। स्थानीय पैमाने पर गर्म जल धाराएं आर्कटिक अक्षांशों तटों पर संतुलनकारी प्रभाव लाती हैं। ठंडी धाराएं उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में तापमान में गिरावट नहीं ला पाती हैं। तो सी वाला तो वैसे ही बाहर हो गया, तो ए बी डी इसमें सही होगा, ठीक है, देख लें। आगे है द फ्री ट्रेड जोन इन इंटरनेशनल ट्रेड हैपन्स टू बी देयर वेयर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुक्त व्यापार क्षेत्र कौन सा होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही है दोस्तों। मेंबर कंट्रीज एबॉलिश टैरिफ एंड कोटास ऑन ट्रेड बट मेंटेन इंडिपेंडेंस टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम नॉन मेंबर कंट्रीज़। तो सदस्य देश व्यापार पर शुल्क और कोटा खत्म करते हैं और गैर सदस्य देशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए वे स्वतंत्र बने रहते हैं। इसे हम कहते हैं मुक्त व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है। आगे देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो एकरमैन स्पाइरल तो आपको पता है कि ये आपके समुद्र से रिलेटेड है, मतलब सी वेव्स और सी वाटर से रिलेटेड है, तो इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब ही नहीं है। ऑप्शन 4 सही है। आगे देख लेते हैं। नॉर्थवर्ड स्लोप रिमेन फॉरेस्टेड इन माउंटेनस एरियाज ड्यू टू, तो ये है पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तरोन्मुख ढाल। निम्न में से किसकी वजह से वनाच्छादित बना रहता है। तो दोस्तों ये आपका विकिरण तीव्रता है, रेडिएशन इंटेंसिटी। आगे है व्हाट विल हैपन इफ़ द अर्थ एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट एनर्जी। क्या होगा अगर पृथ्वी जो है आपाती ऊर्जा को अवशोषित कर लेती, तो कांस्टेंट हीटिंग अप होता, स्थिर तापन होता। विच वन इज़ करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैटेलाइट सेंसर इन टर्म्स ऑफ हायर स्पेशियल रेजोल्यूशन। तो इनको उसमें लगाना था हायर स्पेशियल रेजोल्यूशन के हिसाब से। तो ए सबसे पहले आ जाएगा RBV लैंडस्केप, फिर आपका आ जाएगा सी लिस आ जाएगा, लिस वाला लिस सेकंड, और IRS 1C
फिर आ जाएगा बी TM लैंड सेट, और फिर आ जाएगा डी पैन वाला, आइकोनोस वाला। तो इस तरह से 2 ऑप्शन सही है इसमें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन स्पेसीज डू नॉट पर्टेन टू ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति की कौन सी उष्णकटिबंधीय कटीले वनों से संबंधित नहीं है। तो खेजड़ा है और बबूल है, तो बी और ई तो होगा नहीं कहीं से नहीं। ठीक है, तो बाकी में इन दोनों में बी है और इसमें भी बी है, तो सी डी सही हो जाएगा, यानी कि तेंदू और हल्दू जो है ये पतझड़ वनों की विशेषता है। ऑप्शन 2 सही है। आगे देखते हैं, फ्योर्ड इज़ नॉट सुटेबल लोकेशन फॉर अ पोर्ट बिकॉज फोर्ड आर ड्राउंड ग्लेशिएटेड वैलीज विद नैरो डीप चैनल्स अलोंग द कोस्ट। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट, और एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि जो भी डीप होते हैं और नैरो होते हैं, जहाज़ के लिए एक चौड़ा स्थान चाहिए होता है, तो ये फिर फ्योर्ड जो है इसके लिए सुटेबल एरिया नहीं होते हैं किसी भी पत्तन के लिए, तो इसलिए ये सही है इसमें। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द टर्म्स एसोसिएटेड विद ओजोन मेजरमेंट। तो डॉप्सन होता ही है, और स्पेक्ट्रोफोमीटर भी होता है दोस्तों। डॉप्सन और स्पेक्ट्रोफोमीटर होता है जो ओजोन की माप करता है, तो ए और बी सही है इसमें। आगे है, द टर्म पेनिप्लेन डिनोट्स टू। तो ए और ई सही है इसमें। ए कहता है कि लेवल सरफेस फॉर्म्ड इन द ओल्ड एज ऑफ फ्लूवियल साइकिल। ठीक है, और ई कहता है ए लेवल सरफेस फॉर्म्ड एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ इरोजन। तो ए और ई सही है इसमें, पेनिप्लेन। ये हिंदी में भी देख लें। आगे है, हु इज़ यूजुअली गिवन द क्रेडिट फॉर एस्टेब्लिशिंग द वैलिडिटी ऑफ द आइडिया दैट देयर वॉज एन आइस एज ड्यूरिंग विच आइस शीट कवर्ड मच ऑफ द नॉर्दर्न यूरोप। तो ये अगासीज ने दिया था, ऑप्शन 2 सही है। विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग माउंटेन क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो ए और बी सही है इसमें। ए कहता है शार्प कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर बिटवीन द सनी एंड शेडेड स्लोप्स, और बी कहता है ड्यूनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ हाई। क्या कहता है कि भारतीय पर्वतीय जलवायु के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो सूर्य के अभिमुख और विमुख ढालों के तापमान में भारी अंतर, ये सही नहीं है। ठीक है, पर्वतीय भागों में भारी अंतर नहीं होता है, वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं पहाड़ी एरियाज, और दिन के समय प्रसार का रेंज अधिक होता है, ऐसा नहीं होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए भी सही है इसमें, गलत ही बताने थे उसमें। अभी आगे पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फंक्शनल रीजन्स। तो ए और सी सही है इसमें। मिडिल गंगा प्लेन इज़ नॉट फंक्शनल रीजन। ठीक है, एग्रीकल्चरल रीजन है ये, और मालवा प्लेटो आपका खनन एरिया है ये। ठीक है, तो ये फंक्शनल रीजन नहीं है। फंक्शनल रीजन उसे कहते हैं जो किसी खास एक उद्योग या औद्योगिक कार्य के लिए जाना जाता है, या किसी एक अलग तरह का प्रकार वहाँ पर हो रहा हो, उसे हम फंक्शनल रीजन कहते हैं। जैसे कि कोलकाता है, इंडस्ट्रियल एरिया है आपका, ये राष्ट्रीय राजधानी है NCR क्षेत्र, तो ये फंक्शनल रीजन है इनमें। आगे देख लेते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ड मैक्सिमम टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्स ऑन द ओजन वाटर। तो सबसे ज़्यादा टाइड हमने परसों एक NCERT का चैप्टर पढ़ते हुए भी देखा था कि और सन से ज़्यादा फोर्स लगाता है आपका मून, क्योंकि मून अर्थ से नज़दीक है, तो अर्थ पर जो वाटर होता है उस पर ज़्यादा फोर्स आपके मून का लगता है, तो चंद्रमा सही होगा इसका। वो अमंग द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ द ओरिजिन ऑफ मानसून इन इंडिया। अल मसूदी हैं इसके, ऑप्शन बी सही है। दोस्तों ये है पैराग्राफ, अब आपको ये पढ़ लेना है, आप अपनी तरफ से इसको पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी ईजी था ये, बहुत ही ईजी, और ये मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ इसके। ठीक है, वैसे PDF भी दे दूँगी, पर जो यहाँ देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। गेट इट, ये है इसके आंसर्स, और जो वहाँ पर PDF भी दे रखी है उस PDF में भी मैंने आंसर दे रखे हैं। ठीक है, ऐसे ही टिक मार करके दे रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना। और मेरा ये काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में मुझे, क्योंकि आई एम द बिगनर। अच्छा लगता है मुझे इसलिए कि किसी की हेल्प की जाए, तो यही सोच के मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था। तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें 2 पैराग्राफ थे। ठीक है, 2 पैराग्राफ थे ये थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको अगर सही लगे दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।